वेलकम स्टूडेंट्स। जीएसटी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का अर्थ और क्षेत्र, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आपूर्ति का अर्थ मालूम होना चाहिए कि सप्लाई का क्या मीनिंग है जीएसटी में। तो स्टूडेंट्स, साधारण बोलचाल की भाषा में आपूर्ति का आशय क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करने से होता है। परंतु हमें जो आपूर्ति का अर्थ वो समझना है जीएसटी के संदर्भ में कि जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में आपूर्ति किसे कहते हैं। क्योंकि जितने भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें कर योग्य घटना के आधार पर ही कर का भार निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्पादन शुल्क में निर्माण करने पर, सेल टैक्स में सेल्स होने पर, सर्विस टैक्स में सर्विस को कर योग्य घटना माना गया था। किसी वस्तु का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, माल की बिक्री हुई या नहीं हुई, सेवा प्रदान की गई नहीं गई, इसका निर्धारण करना जटिल कार्य था तथा विवादों का कारण बनता था। इस समस्या को दूर करने के लिए माल और सेवा कानून में आपूर्ति को कर योग्य घटना का आधार बनाया गया है। यदि माल या सेवा की आपूर्ति हो गई है तो इसका मतलब कर योग्य घटना घटित हो गई है और सामान्यतः कर दायित्व भी उत्पन्न हो गया है। चूंकि कर योग्य घटना आपूर्ति पर आधारित है, अतः इसलिए हमें आपूर्ति संबंधी जितने भी प्रोविजन है, जितने भी मुद्दे हैं, जैसे आपूर्ति का क्षेत्र, आपूर्ति का स्थान, समय, मूल्य आदि का जीएसटी में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमें इन सब का अध्ययन करना जरूरी है। तो मेन जीएसटी में आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आपूर्ति को कर योग्य घटना माना गया है। जैसे ही माल या सेवा की आपूर्ति हो जाती है, कर का दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हमें आपूर्ति की पूरी डिटेल को समझना आवश्यक है। तो आपूर्ति का जो मीनिंग है वो इस अधिनियम की धारा 7 में उसको समझाया गया है। धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति में सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रगति में अथवा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिफल के बदले किसी भी रूप में माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति। जैसे माल की बिक्री करना, माल का हस्तांतरण करना, माल की अदला बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा आदि के रूप में आपूर्ति की गई हो, ये सब आपूर्ति कहलाते हैं। नंबर 2, प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात। सेवाओं के आयात को भी आपूर्ति माना गया है, चाहे ऐसा आयात व्यवसाय की प्रगति में अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया गया हो या नहीं किया गया हो। और अनुसूची फर्स्ट में कुछ ऐसी निर्दिष्ट गतिविधियां बताई गई हैं जो बिना प्रतिफल के भी की गई हो तो भी उनको प्रतिफल माना गया हो, आपूर्ति माना गया है। तो हम इन पे सब आगे डिस्कस करेंगे। तो आपूर्ति में क्या क्या सम्मिलित है भाई? अपने व्यवसाय की सामान्य प्रगति में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को माल या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति। आपूर्ति में बिक्री भी शामिल है, हस्तांतरण भी शामिल है, अदला बदली भी शामिल है, विनिमय भी शामिल है, लाइसेंस को किराए पर देना भी शामिल है, पट्टे के रूप में कोई आपूर्ति की गई वो सब शामिल है। सेवाओं के आयात को भी आपूर्ति माना गया है, चाहे ऐसी आपूर्ति व्यवसाय की वृद्धि के लिए की गई हो या बिना उसकी व्यवसाय की प्रगति के लिए की गई हो या नहीं की गई हो। इसके अलावा अनुसूची फर्स्ट में कुछ ऐसी गतिविधियां भी बताई गई हैं, चाहे वो बिना प्रतिफल के भी की गई हों तो भी उनको आपूर्ति माना गया है। तो ये जो धारा 7 में जो आपूर्ति का अर्थ बताया गया है उसके अनुसार आपूर्ति में निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, आपूर्ति का व्यवहार कर योग्य माल या सेवा से संबंधित होना चाहिए। आपूर्ति का व्यवहार कर योग्य माल या सेवा से संबंधित होना चाहिए। किसी भी गतिविधि या व्यवहार को आपूर्ति कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा व्यवहार या गतिविधि किसी माल या सेवा अथवा दोनों से संबंधित होना चाहिए
और ऐसा माल या सेवा जो इस अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, चूंकि प्रतिभूतियां इस अधिनियम के तहत माल नहीं है, अतः ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री को या आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं माना जाएगा। तो आपूर्ति का व्यवहार माल या सेवा अथवा दोनों से संबंधित होना चाहिए। तो जो वस्तु इस अधिनियम के तहत माल या सेवा की परिभाषा में नहीं आती, उनकी आपूर्ति को जीएसटी के संदर्भ में आपूर्ति नहीं माना जाएगा। नंबर 2 है, आपूर्ति का व्यवहार कर योग्य व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। मतलब आपूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो इस अधिनियम में पहले से पंजीकृत है या जिसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया है। हम चैप्टर आगे आएगा पंजीकरण का, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति को पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति कहलाएगी। अतः स्पष्ट है कि एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति नहीं कहलाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र में होनी चाहिए। माल या सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र में होनी आवश्यक है। यदि माल या सेवाओं की आपूर्ति ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वहां तो वो उस आपूर्ति को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि माल या सेवाओं का निर्यात अमेरिका को किया गया हो तो इस अधिनियम के तहत इसे आपूर्ति नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिका में इस अधिनियम जीएसटी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आपूर्ति प्रतिफल के बदले होनी चाहिए, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। आपूर्ति सामान्यतः प्रतिफल के बदले होनी चाहिए। माल या सेवाओं की आपूर्ति उन कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें प्रतिफल होना आवश्यक नहीं है। शेष सभी परिस्थितियों में आपूर्ति के बदले प्रतिफल का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने अपनी कोई पुरानी कार एक पुण्यार्थ संस्था को बिना किसी प्रतिफल के दे दी, तो पुरानी कार की आपूर्ति को इस अधिनियम के तहत आपूर्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने पुण्यार्थ संस्था से कार के बदले कोई भी प्रतिफल नहीं लिया है। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के भी आपूर्ति को आपूर्ति माना जाता है। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, आपूर्ति का व्यवहार इस अधिनियम की अनुसूची 3 में वर्णित क्रियाकलापों में से नहीं होना चाहिए। जीएसटी एक्ट की अनुसूची 3 में कुछ ऐसी क्रियाकलाप बताए गए हैं जिनमें आपूर्ति को आपूर्ति नहीं माना जाता। इन पर भी हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर वो आपूर्ति इस अनुसूची में वर्णित 8 क्रियाकलापों में से आ रही है तो उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। आपूर्ति आवक या जावक कुछ भी हो सकती है। आपूर्ति व्यवसाय के दौरान और व्यवसाय को अग्रसर करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपूर्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आ रहा है, कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जो आपूर्ति माने जाएंगे चाहे वो बिना प्रतिफल के ही किए गए हों। वैसे तो सामान्यतः क्या होता है, आपूर्ति के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, लेकिन कुछ क्रियाकलाप कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनमें यदि प्रतिफल नहीं भी है तो भी वो इस अधिनियम के तहत आपूर्ति माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा नंबर 1, बिना किसी प्रतिफल के व्यवसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण या निस्तारण, बशर्ते इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की गई हो। यदि इस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बिना किसी प्रतिफल के व्यवसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण या निस्तारण बशर्ते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर ली गई हो। जैसे कोई व्यवसायिक संस्था ने अपनी व्यवसायिक संपत्तियों को स्थायी आधार पर ट्रांसफर कर दिया हो, हस्तांतरण कर दिया हो या उनका निस्तारण कर दिया हो बिना प्रतिफल के, तो वो आपूर्ति उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर ली हो तो वो आपूर्ति मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, एबीसी लिमिटेड ने, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसने एक पुण्यार्थ संस्था को कुछ पुराने कंप्यूटर बिना प्रतिफल के स्थायी रूप से दे दिए। इन कंप्यूटर्स पर इनपुट कर जमा उपयोग की गई थी या प्राप्त कर ली थी। तो एबीसी लिमिटेड